दोस्तों आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस की वो दास्तां सुनाएंगे जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। दोस्तों ये तो आप भी जानते ही होंगे कि आफ्ताब नाम के एक शख्स ने अपने साथ रहने वाली अपनी लिविंग पार्टनर की हत्या के बाद उसके शव के 35 टुकड़े करके उन टुकड़ों को फ्रिज में रखा और फिर एक एक करके कुछ दिन तक उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगल में फेंकता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई थी? श्रद्धा ने क्यों आफ्ताब के लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया था? ये दोनों कब से साथ में रह रहे थे? आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों की? आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश को ठिकाने कैसे लगाया? और श्रद्धा का कत्ल करने के बाद भी वो 6 महीने तक कैसे बचा रहा? आखिर 6 महीने बाद उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? ये सब कुछ शुरू से जानेंगे आज की इस पूरी वीडियो में। साथ ही आज हम आपको इस वीडियो में वो सब जानकारी देंगे जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप चावला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले आप इस कहानी के दोनों किरदारों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले है आफ्ताब, जिसकी उम्र 28 साल है और उसका पूरा परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता है और यहीं रहने के दौरान ही उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने मुंबई से ही होटल मैनेजमेंट का कोर्स भी किया और इस कोर्स को करने के बाद उसने एक 5 स्टार होटल में शेफ की ट्रेनिंग भी ली। अब होटल मैनेजमेंट और शेफ की ट्रेनिंग के बाद भी जब उसे उसकी पसंद के मुताबिक जॉब नहीं मिली तो उसने काफी टाइम तक कॉल सेंटर में भी जॉब की। वहीं इस कहानी की दूसरी किरदार है श्रद्धा, जिसकी उम्र अभी सिर्फ 26 साल थी और इसका जन्म महाराष्ट्र के पालघर में हुआ था। श्रद्धा के परिवार में उसके माता पिता और एक भाई भी था, मगर उसके माता पिता के आपसी रिश्ते अच्छे ना होने की वजह से उसके पिता उनके साथ नहीं रहते थे। उसके पिता वहीं पालघर में एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकान चलाते हैं। वहीं अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद श्रद्धा ने भी मास मीडिया का कोर्स किया था, जिस वजह से उसे भी मुंबई के कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है, जिस वजह से अब श्रद्धा पालघर से मुंबई शिफ्ट हो जाती है अपने एक दोस्त के साथ। अब इसी कॉल सेंटर में जॉब करने के दौरान उसकी मुलाकात आफ्ताब नाम के एक शख्स से होती है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही आफ्ताब नाम का शख्स उसकी मौत का कारण बन जाएगा। अब उसी कॉल सेंटर में साथ में जॉब करने के दौरान उसकी रोज आफ्ताब से मुलाकात होने लगी और यही मुलाकात बहुत जल्द दोस्ती में और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर श्रद्धा को कहाँ पता था कि यही प्यार उसकी मौत की वजह भी बन जाएगा। अब दोनों का एक दूसरे को प्यार करने की वजह से बहुत जल्द ये दोनों एक साथ लिविंग रिलेशन में रहने लगते हैं। अब कुछ टाइम तक लिविंग रिलेशन में रहने के बाद एक दिन श्रद्धा ये बात अपने माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ इस रिश्ते को अपनाने से इनकार कर देती है और उसे समझाती है कि वो लड़का दूसरे धर्म का है और हमारा धर्म दूसरा है, इसलिए हम इस रिश्ते को नहीं अपना सकते। श्रद्धा की माँ ने श्रद्धा को काफी समझाया, लेकिन श्रद्धा आफ्ताब के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, जिस वजह से वो अपनी माँ की एक नहीं सुनती। और अब ये बात धीरे धीरे एक झगड़े का रूप ले लेती है और झगड़े के दौरान ही वो अपनी माँ से कहती है कि अगर आप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं भी करते हो तब भी मैं उसी के ही साथ रहूंगी और आप लोग ये सोच लेना कि आपकी कोई बेटी थी ही नहीं। और अपनी माँ से ये सब कहने के बाद श्रद्धा अपना सारा सामान लेके फिर से वापस आफ्ताब के पास पहुंच जाती है और फिर श्रद्धा के घर छोड़ के चले जाने के कुछ महीने बाद ही श्रद्धा की माँ की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो जाती है। उधर अब श्रद्धा आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशन में रहते हुए काफी खुश तो थी, मगर जब भी वो आफ्ताब को शादी के लिए कहती वो अक्सर टाल देता, जिस बात को लेके अब उन दोनों में अक्सर लड़ाई होने लगी और कई बार तो बात यहाँ तक बढ़ जाती थी कि वो श्रद्धा के ऊपर हाथ तक उठा देता था। और अब इसी वजह से श्रद्धा आफ्ताब को भी छोड़ना चाहती थी, लेकिन श्रद्धा ने अपने घर वालों को छोड़ के आफ्ताब को चुना था, इसलिए वो उसकी मारपीट के बाद भी उसके साथ रहना जारी रखती है। अब कुछ और टाइम साथ रहने के बाद आफ्ताब भी अपने घर वालों को बताता है कि वो एक श्रद्धा नाम की लड़की के साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा है और उससे शादी करना चाहता है। अब जब आफ्ताब के घर वालों को भी श्रद्धा के दूसरे धर्म के होने का पता चलता है तो वो भी इस रिश्ते के लिए इनकार कर देते हैं, जिसके बाद अब ये दोनों मुंबई की जगह दिल्ली जाके रहने
और वहीं पे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने का फैसला करते हैं। लेकिन वहीं श्रद्धा को कहाँ पता था कि वो हर दिन अपनी मौत के करीब जाती जा रही थी। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए अब मई 2022 में दिल्ली पहुंचने के बाद ये दोनों 2 दिन तक एक होटल में रुकते हैं और फिर 2-3 दिन अपने एक दोस्त के घर पे रुकते हैं और फिर इसी दोस्त की मदद से श्रद्धा और आफ्ताब 8 मई 2022 को दिल्ली के छतरपुर इलाके में एक फ्लैट किराए पे लेके रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेशक श्रद्धा की अपने पिता से बात नहीं होती थी, लेकिन उन्हें हमेशा उसकी चिंता रहती थी, जिस वजह से वो सोशल मीडिया और उसके कुछ दोस्तों के जरिए उसकी खबर लेते रहते थे। वहीं दूसरी तरफ अब मई से सितंबर आ जाता है और सितंबर में श्रद्धा के एक दोस्त की मुलाकात श्रद्धा के भाई से होती है, जहां श्रद्धा का भाई उसके उस दोस्त से श्रद्धा के बारे में पूछता है, जिसपे श्रद्धा का दोस्त उसके भाई को बताता है कि लगभग 2-2.5 महीने से उसकी श्रद्धा से फोन पे बात नहीं हुई है और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। जिसे सुनने के बाद श्रद्धा का भाई भी ये बात नोट करता है कि पिछले 2-2.5 महीने से श्रद्धा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी अपनी कोई फोटो अपलोड नहीं की है, जबकि इससे पहले वो लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फोटोज अपलोड करती रहती थी। अब वो ये बात अपने पिता को बताता है, जिसे सुनने के बाद श्रद्धा के पिता को भी श्रद्धा की चिंता होने लगती है, जिसके बाद वो उसका हालचाल लेने के लिए उसके कई दोस्तों को कॉल करते हैं। लेकिन उसके हर दोस्त का यही कहना था कि जब से वो दिल्ली गई है उनकी उससे कोई बात नहीं हुई है। अब ये सुनने के बाद श्रद्धा के पिता काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाने का फैसला करते हैं और फिर 6 अक्टूबर 2022 को श्रद्धा के पिता वसई के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां वो पुलिस को बताते हैं कि जब से उनकी बेटी बम्बई से दिल्ली गई है तब से उनकी बेटी श्रद्धा की पिछले 3 महीने से किसी से कोई बात नहीं हुई है। जिसे सुनने के बाद पुलिस वाले श्रद्धा की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं। अब शुरुआती जांच के बाद ये केस वसई पुलिस स्टेशन से माणिकपुर पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब इस केस के माणिकपुर ट्रांसफर कर देने के बाद पुलिस की शुरुआती जांच में ये पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से श्रद्धा अपने एक दोस्त आफ्ताब के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही थी, जिसके बाद अब पुलिस फोन पे ही आफ्ताब से श्रद्धा के बारे में पूछताछ करती है, जिसपे आफ्ताब पुलिस को बताता है कि 22 मई 2022 को श्रद्धा और मेरी काफी ज्यादा लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद वो उसी रात अपना सामान और अपना मोबाइल लेके मेरे पास से चली गई थी और जाते हुए ये कह के गई थी कि आज के बाद मुझे कभी भी फोन मत करना। इसलिए अब मुझे नहीं पता कि श्रद्धा कहाँ है और ना ही मैंने उस दिन के बाद उसे फोन किया। अब पुलिस आफ्ताब से फोन पे पूछताछ के बाद भी अपनी जांच जारी रखती है और इसी जांच के दौरान पुलिस के शक की सुई एक बार फिर से घूम के आफ्ताब पे ही आके रुक जाती है, जिसके बाद इस बार पुलिस उसे पूछताछ के लिए माणिकपुर थाने बुलाती है, जहां आफ्ताब के दिल्ली से मुंबई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसका रिटर्न में बयान लिया जाता है, जिसमें वो फिर से पुलिस को यही बताता है कि 22 मई 2022 को हम दोनों में काफी लड़ाई हुई, जिस वजह से वो अपना मोबाइल और अपना सामान लेके मेरे पास से चली गई थी और अब वो कहाँ है मुझे नहीं पता। अब उसके इस बयान को रिटर्न में लेने के बाद पुलिस आफ्ताब को छोड़ देती है और उसके इस रिटर्न बयान के आधार पे अपनी जांच को आगे बढ़ाती है। अब जब पुलिस उसके उस रिटर्न बयान के आधार पे जांच को आगे बढ़ाती है तो उन्हें इस बयान और सच्चाई में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है, जिस वजह से आफ्ताब एक बार फिर से पुलिस के शक के घेरे में आ जाता है। अब पुलिस इस केस को एक बार फिर से मुंबई के माणिकपुर से दिल्ली के छतरपुर ट्रांसफर कर देती है, उसके बयान और सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट के साथ, जिसके बाद अब एक बार फिर से दिल्ली पुलिस उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाती है और इस बार वो अपने ही पहले के दिए हुए बयान में फंस जाता है। दरअसल इससे पहले दिए हुए बयान में आफ्ताब ने पुलिस को बताया था कि 22 मई 2022 को श्रद्धा अपना मोबाइल और अपना सामान लेके उसके पास से चली गई थी और अब वो कहाँ गई मुझे नहीं पता और ना ही उस दिन के बाद उसकी उससे कोई बात हुई। जबकि पुलिस की अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि आफ्ताब के बयान के हिसाब से 22 मई को ही श्रद्धा के वहां से चले जाने के बाद 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल
से आफ्ताब के बैंक अकाउंट में 54,000 रुपए भेजे गए थे और जिस वक्त ये ट्रांजेक्शन की गई थी उस वक्त श्रद्धा के मोबाइल की लोकेशन दिल्ली के छतरपुर के उसी घर की थी। और जब पुलिस ने 22 मई 2022 के बाद श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को एक्सेस करने की लोकेशन ट्रेस की तो वो लोकेशन भी छतरपुर के उसी घर की थी जहां आफ्ताब और श्रद्धा रहा करते थे। जबकि आफ्ताब के रिटर्न बयान के मुताबिक वो 22 मई 2022 को ही लड़ाई के बाद वहां से अपना मोबाइल और सामान लेके चली गई थी। तो अब सवाल ये था कि जब वो 22 मई को ही चली गई थी तो उसके जाने के बाद भी उसी लोकेशन से उसका मोबाइल कौन यूज कर रहा था। अब इन्हीं सवालों के जवाब के लिए दिल्ली पुलिस उसे एक बार फिर से पुलिस स्टेशन बुलाती है जहां पे उससे इन सवालों के बारे में पूछा जाता है, जिस पे वो पुलिस को इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद अब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, जिसके बाद वो पुलिस की सख्ती के आगे टूट जाता है और फिर वो पुलिस के आगे जो खुलासा करता है उसे सुनने के बाद खाली पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश दहल जाता है। आफ्ताब पुलिस को बताता है कि 18 मई 2022 के दिन आफ्ताब और श्रद्धा की शादी को लेके एक बार फिर से लड़ाई होना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद ये हाथापाई का रूप ले लेती है। अब इसी हाथापाई के दौरान आफ्ताब श्रद्धा को जोर का धक्का देता है, जिस वजह से श्रद्धा नीचे जमीन पे गिर जाती है। अब श्रद्धा के नीचे जमीन पे गिरने के बाद आफ्ताब उसकी छाती पे बैठ के उसका गला दबा देता है और तब तक उसका गला दबाए रखता है जब तक कि उसकी सांसें चलनी बंद नहीं हो जाती। अब श्रद्धा की मौत के बाद आफ्ताब बाहर जाता है और बाहर से बियर लेके आता है, जिसके बाद वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है। अब रात में खाना खाने और बियर पीने के बाद आफ्ताब श्रद्धा की डेड बॉडी के पास ही सो जाता है और अगले दिन सुबह उठने के बाद तैयार होके वो सीधा मार्केट पहुंचता है, जहां से वो एक 300 लीटर का फ्रिज खरीदता है। अब फ्रिज खरीदने के बाद वो कुछ और शॉप्स पे जाता है, जहां से वो एक आरी, कुछ रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती और ब्लैक कलर की प्लास्टिक की कुछ पॉलिथीन खरीदता है। अब ये सब खरीदने के बाद वो फिर से घर वापस लौटता है और फ्रिज के डिलीवर होने का इंतजार करने लगता है। अब जैसे ही फ्रिज उसके घर पे डिलीवर होता है वो इस घिनौने काम को अंजाम देने में लग जाता है। अब वो सबसे पहले श्रद्धा की डेड बॉडी को बाथरूम में लेके पहुंचता है, जहां वो बाथरूम के सभी नल खोल देता है। अब सभी नलकों को खोलने के बाद वो श्रद्धा की डेड बॉडी के एक एक करके टुकड़े करना शुरू कर देता है। अब उस डेड बॉडी के कुछ टुकड़े करने के बाद वो उन टुकड़ों को बाजार से लेके आई हुई इन ब्लैक कलर की प्लास्टिक की पॉलिथीन में डाल के फ्रिज में रख देता है और बाकी की बची हुई डेड बॉडी को वो फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में डाल देता है ताकि किसी को डेड बॉडी के सड़ने की बदबू ना आए, और बाकी के उसके कटे हुए हिस्सों को ऊपर वाले खाने में डाल देता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। अब रात के 2 बजने पे वो फ्रिज के ऊपर वाला डोर खोलता है और उसमें से एक प्लास्टिक की पॉलिथीन को बाहर निकालता है और उसे अपने पिट्ठू बैग में डाल के छतरपुर के जंगल की तरफ निकल जाता है। अब जंगल में पहुंचने के बाद थोड़ा सा अंदर जाने पे वो बैग में से श्रद्धा की लाश के टुकड़ों वाली ब्लैक कलर की पॉलिथीन निकालता है और अपनी पूरी ताकत से उस प्लास्टिक पॉलिथीन को जंगल के अंदर की तरफ फेंक देता है और घर वापस आ जाता है। अब घर पहुंचने के बाद वो नोट करता है कि उसे रास्ते में किसी ने भी नहीं टोका और ना ही उसे पूरे रास्ते में कोई पुलिस वाला मिला, जिस वजह से अब वो इसी तरह से श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का फैसला करता है। जिसके बाद अब वो अगले दिन फिर से श्रद्धा की लाश को फ्रिज से बाहर निकालता है और बाथरूम में ले जाके उसकी बाकी की बची हुई डेड बॉडी के टुकड़े करके उन्हें प्लास्टिक की पॉलिथीन में भर के फ्रिज में रख देता है। और अब वो अगले 18 दिन तक इसी तरह रोज रात को छतरपुर के जंगल में जाके उन बॉडी के पार्ट्स को फेंकता रहा। वहीं श्रद्धा की हत्या और उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद भी वो लगातार उसके सोशल मीडिया अकाउंट को हैंडल करता रहा, क्योंकि वो जानता था कि श्रद्धा लगातार अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव रहती थी और अगर अचानक से उसके सोशल मीडिया अकाउंट यूज होना बंद हो गया तो उसके दोस्तों को आफ्ताब पे शक हो जाएगा। इसलिए श्रद्धा की मौत के लगभग 5 महीने तक आफ्ताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी हैंडल करता रहा
रहा और उसके दोस्तों से श्रद्धा बन के चैट भी करता रहा और उसकी यही चालाकी उसे भारी पड़ गई और वो अपने ही बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। क्योंकि जब पुलिस ने श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट की लोकेशन ट्रेस की तो पुलिस ने पाया उसके सोशल मीडिया अकाउंट यूज होने की लोकेशन छतरपुर के उसी घर से थी जहां वो आफ्ताब के साथ रहती थी और आफ्ताब के बयान के मुताबिक वो 22 मई 2022 को लड़ाई के बाद उस घर को छोड़ के चली गई थी। वहीं उसने आगे पुलिस को बताया कि उसने आरी से श्रद्धा के टुकड़े किए थे उसने उस आरी को एक नाले में फेंक दिया था और उसके मोबाइल को हत्या के 5 महीने बाद जब वो मुंबई गया था तो उसने मुंबई में ही उसके मोबाइल को भी फेंक दिया था और उसके कपड़ों को भी उसने उसकी हत्या के 2 दिन बाद कूड़े की पन्नी में डाल के कूड़े घर में फेंक दिया था। जिसके बाद पुलिस आफ्ताब को लेके उस लोकेशन पे पहुंचती है जहां आफ्ताब ने श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे और फिर पुलिस उस पूरे जंगल में श्रद्धा की लाश के टुकड़े ढूंढने की कोशिश करती है जहां से पुलिस को कुछ हड्डियां मिलती हैं। जिसके बाद पुलिस उन हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज देती है। वहीं फिलहाल अभी पुलिस इस पूरे केस की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि आफ्ताब को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।